हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट 3 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लास्ट टाइम हमने यूनिट 2 एंड यूनिट 1 फिनिश कर लिया ऑलरेडी। 11 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन। अगर आपने वो 11 चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वहाँ से कवर कर सकते हैं। रेस्ट आपका यूनिट 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड यूनिट 3 के वी हैव ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स हम फटाफट आज फिनिश करेंगे। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ये चैप्टर्स आपके इस बार यूनिट 3 में रहने वाले हैं। The first one is chapter number 12, that is organizational behavior, then perception, personality, motivation and leadership. तो आइए चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। First we have organizational behavior, your chapter number 12, organizational behavior. Organizational behavior refers to the study of how people behave individual and in group within an organization. जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे जब आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं अकेले में या फिर किसी ग्रुप में, दैट उस स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. That refers to organizational behavior. It focuses on understanding and improving the way people interact within workplace, or we can be broken down into 3 main elements. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसमें बेसिकली आपका फोकस कहाँ रहता है, एम्फोसिस कहाँ रहता है, अंडरस्टैंड करने में एंड इम्प्रूव करने में किस तरह से लोग इंटरैक्ट करते हैं एक वर्क प्लेस में। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोग किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे, किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे, उसको हम समझेंगे प्लस उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। आप किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप इंडिविजुअल को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि कंपनी में उसका कैसा बिहेवियर है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअली, प्लस वो ग्रुप में किस तरह का बिहेव करते हैं ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सेकेंड पॉइंट आपका आता है इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा था 3 एलिमेंट्स हमने डिस्कस करने। फर्स्ट एलिमेंट था ये स्टडी इन्वेस्टिगेट करते हैं हम इंडिविजुअल को और ग्रुप्स को। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम इंडिविजुअल और ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट, हम इम्पैक्ट स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक पर्सन के, एक ह्यूमन के बिहेवियर में, उसके प्रतिक्रिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक पर्सन है, एक इंसान है, उसके बिहेव में क्या फ़र्क पड़ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है, हायरार्की पढ़ के रखा हुआ है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। तो इन सब चीज़ों का एक कंपनी के स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, हायरार्की का ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम यूटिलाइज करेंगे सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अचीव कर पाए। इफेक्टिवनेस का मीनिंग आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, टू कंप्लीट द टास्क विद इन अ टाइम फ्रेम, या फिर एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम काम को कंप्लीट करें, दैट इज इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल लीजिए, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो फीचर्स आपके क्या है, सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए एक बिहेवियरल अप्रोच है, इसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड इन अ ग्रुप। ग्रुप में उसका कैसा बिहेवियर रहता है प्लस उसका इंडिविजुअली कैसा बिहेवियर रहता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स स्टडी करते हैं कि किस तरह से इनके एक्शन और रिएक्शंस इफेक्ट होते हैं, किस तरह से ये रिएक्ट करते टू द सर्टेन सिचुएशंस। देन ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, it is rooted in social science like psychology, sociology and anthropology, making it interdisciplinary field. अब ये सोशल साइंस की फील्ड में आता है बिकॉज जब आप एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, वो किस तरह से अलग अलग इन्वायरमेंट में, ग्रुप्स में या इंडिविजुअली या फिर एक कंपनी में किस तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है ड्यू टू सर्टेन इम्पैक्ट्स, ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, इसलिए इसको हम सोशल साइंस की ब्रांच में इंक्लूड करते हैं। 3 लेवल्स होते हैं इसके एनालिसिस के, या तो हम इंडिविजुअली उसको एनालाइज कर सकते हैं, इंडिविजुअली उसका बिहेवियर कैसा है, या तो वो ग्रुप में किस तरह का बिहेव करता है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में
किस तरह का बिहेव करता है, प्लस इनको हम साथ में मिला के भी देख सकते हैं इंडिविजुअली वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का बिहेव करता है, या फिर ग्रुप में वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का बिहेव करेगा, या फिर वो उसका पर्सनल बिहेवियर कैसा है। तो ये अलग अलग 3 डायनेमिक्स है जिनके ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो आप इसको साइंस बोल सकते हैं या फिर आर्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज आर्ट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हो अपने नॉलेज को, एंड वेयर एज साइंस इज सिस्टमेटिक स्टडी, आप सिस्टमेटिकली स्टडी करते हो। तो यहाँ पे जब हम ओबी स्टडी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करेंगे किसी पर्सन का, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड साइंस एंड एज वेल एज एन आर्ट, बिकॉज इसमें हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि हम लोगों को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। देन अ बॉडी ऑफ थियोरी, रिसर्च एंड एप्लीकेशन। पहले आप थियोरी क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, देन उसको अप्लाई करते हैं। बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, इससे इंडिविजुअल का बिहेवियर तो इम्प्रूव होगा ही होगा, प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होगी। रैशनल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए जब आप वर्क प्लेस को एनालाइज करते हो। तो रैशनल थिंकिंग मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। देन वी हैव की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट वन इज पीपल। कौन कौन से एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंक्लूड करोगे आप? सबसे पहले पीपल आ जाएंगे, मीन्स इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज पीपल। देन स्ट्रक्चर आपके अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फॉर्मल सेटअप हो सकता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होंगी, हायरार्की होगा ऑर्गेनाइजेशन में। देन टेक्नोलॉजी किस तरह की आप यूज़ कर रहे हो, आप अपना टास्क या अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का या नहीं। देन इन्वायरमेंट, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे प्लस इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपकी मार्केट कंडीशन किस तरह की है, कॉम्पिटिशन किस तरह का चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। तो सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व है जो इफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, और वो कौन कौन से तत्व हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन इज पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के गोल क्या है, क्या मेजर एम रहने वाला है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एम होगा डिस्क्राइब करना कि हमने जो बिहेवियर स्टडी किया इंडिविजुअल का या ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल का ग्रुप इंडिविजुअली क्या बिहेवियर है, और विद इन अ ग्रुप वो उसका किस तरह का बिहेवियर रहता है, किस तरह से कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से उसका बिहेवियर चेंज होता है। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बिहेवियर के जो बिहेवियर इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ों से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि to anticipate how people will behave in certain situations based on the understanding of their past actions। हम एक प्रिडिक्शन लगाएंगे कि पास्ट एक्शन के बेसिस पे उनका बिहेवियर कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशंस में चेंज होता है। देन हम उनको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल मीन्स उनको मैनेज करना, उनको गाइड करना, सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हम अचीव कर पाए। देन आ जाएंगे हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देख लेते हैं। अब नेचर में आपके बड़े बड़े पॉइंट्स आएंगे, इनको आप एक बार खुद के एंड से रीड करना। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो। अब ह्यूमन के बिहेवियर को जब अंडरस्टैंड करना है तो उसको आप पहले अकेले में इंडिविजुअल बिहेवियर देखोगे, अपने आप में वो पर्सन है कैसा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, कैसे वो उसका वर्क परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है उसका बिहेवियर। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या कैसे हैं उसके, मतलब वो दूसरे लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, प्लस वो ग्रुप में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, और एक ग्रुप में होने के बाद वो दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, दूसरा इसका पॉइंट आ जाता है ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। फर्स्ट लीडरशिप लीडर्स आपके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी टीम को, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनका बिहेवियर गाइड कर सकते हैं, प्लस वो उसको मोटिवेट कर सकते हैं, वो किस तरह से अपने आप को या अपने साथ वाले लोगों को, अपने पीयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन किस तरह का उनका, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आते हैं उनको किस तरह से अडाप्ट करते हैं और किस तरह से इफेक्टिवली वर्क करते हैं बाय एक्सेप्टिंग द चेंजेस।
एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट किस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर किस तरह का है जो उनके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। देन वी हैव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। फर्स्ट इज मैनेजीरियल चैलेंजेस। अब मैनेजीरियल चैलेंजेस मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे, मैनेज करने में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं आपको, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब आपकी कंपनी में अलग अलग लोग इंक्लूडेड होंगे, अलग अलग जेंडर से, अलग अलग एज से, अलग अलग ग्रुप से आते हैं, तो इन सबको एक साथ लेके आना फॉर द पर्टिकुलर पर्पस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, तो इन सभी को एक साथ मैनेज करना अलग अलग लोगों को आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल चैलेंजेस में ही आपका दूसरा पॉइंट आएगा, बी पॉइंट आएगा, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ द वर्कफोर्स। अब डेमोग्राफिक्स फीचर्स चेंज हो रहे हैं, डेमोग्राफिक्स में आपका आ जाएगा फॉर एग्जांपल डुअल कैरियर कपल्स। अब आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, प्लस आपका पार्टनर जो है, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, वो भी आजकल दोनों पर्सन काम करते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो वेदर इट इज़ वाइफ, तो दोनों पर्सन वर्किंग हो रहे हैं, तो वो अपने पर्सनल लाइफ को प्लस अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, अपने वर्क लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को किस तरह से कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, ये चीज़ भी इफेक्ट करती है उनके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। समटाइम्स लोग दुखी रहते हैं कि वो अपने घर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर कैरियर। देन उसके बाद आ जाते हैं ग्रोइंग नंबर ऑफ यंगस्टर्स। अब नए नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, नए नए यंगस्टर्स जब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके साथ साथ हमें किस तरह से चलना है, उनके पर्सपेक्टिव को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें समझना मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। जेंडर फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी आ गई है, फीमेल मेल्स को दोनों को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसी के बीच में कोई इनइक्वालिटी नहीं की जाती है, तो यहाँ पे जेंडर फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। ये मैनेजरियल चैलेंजेस थे, मैनेजमेंट को फेस करने पड़ेंगे ये चैलेंजेस। सेकंड चैलेंजेस हमारे पास आते हैं वर्क प्लेस इश्यूज एंड चैलेंजेस। अब सेकंड है वर्क प्लेस पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। एम्प्लॉय प्राइवेसी। अब र्यूमर्स फैल जाते हैं आपके यहाँ पे, किसी एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो उसके बारे में अलग अलग र्यूमर्स फैल सकते हैं, यहाँ पे हमें इस चीज़ को भी मैनेज करना है, बिकॉज ये चीज़ भी एम्प्लॉय की अगर प्राइवेसी बनी नहीं रहेगी तो ये भी उसके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, एक कंपनी में उसके बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। देन एम्प्लॉयज़ की राइट्स के बारे में ध्यान रखना है, उनको कोई हरास ना करे, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिले, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ में यूनियनिज्म होता है, जैसे आप यूनियंस बना लेते हो, एक अपना ग्रुप बना लिया जिसमें आपको यूनियंस का भी ध्यान रखना होगा, उन यूनियंस की भी डिमांड कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस चेंज्ड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन आजकल चेंज हो चुकी है, उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उनका लाइफ और वर्क दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए, उनको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी एडिक्वेट टाइम मिलना चाहिए, प्लस उनकी वर्क लाइफ में भी उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना होगा सो दैट उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे एनहांस हो, ना कि उसको आप और ज़्यादा नीचे लेके जाओ। थर्ड चैलेंजेस आपके पास आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आपको क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को दोनों को इम्प्रूव करना, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी मीन्स जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। देन आ जाते हैं मैनेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, नई सोच को साथ में लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप एब्सोल्यूट जो मशीनरी पुरानी हो चुकी है उसी को यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस में और क्या जाएगा, कोपिंग विद टेम्पररीनेस। अब टेम्पररीनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मार्केट जो है आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं, रेट्स हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, तो इन सब के साथ आपको किस तरह से फेस करना है दैट यू हैव टू लर्न।
देन एथिकल बिहेवियर आपका किस तरह का होगा वो भी आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आपको अपने एथिक्स को साथ में लेके चलना है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद नंबर ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको एथिक्स को, एथिकल कल्चर को, अपने कल्चर को किस तरह से प्रमोट करना है, उसको एथिकल वैल्यूज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में लेके आना है, सो दैट लोग कहीं ना कहीं अपने कल्चर से रूटेड रहे, उनके साथ मिले रहे, साथ में अपने कल्चर को ना भूल जाए वो। देन आ जाते हैं ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर। कुछ ग्लोबल चैलेंजेस आ जाते हैं लाइक मैनेजिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट। आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट को भी मैनेज करना होगा सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बना रहे। प्लस अब ग्लोबली आप देखा जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, लीगल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, अलग अलग कल्चर के साथ आप डील कर रहे हो। अमेरिका में डील कर रहे हो, कहीं पे अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उनका कल्चर कहाँ का है, वहाँ की लीगल कंडीशन किस तरह की है, ये सब चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होगा। एंड मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। अब अलग अलग कल्चर्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ डील करना है, देन उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को आपको समझना होगा। जो विभिन्नता है कल्चर में, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, इस चीज़ को भी आपको साथ में लेके चलना होगा। देन वी हैव इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ जाती है अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंप्रूव करना चाहते हो। तो एक चैलेंज आपके पास आ जाता है इकोलॉजी का। इकोलॉजी मीन्स कि आप किस तरह से अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को, किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को डिफेंड कर रहे हो, अपने ऑपरेशंस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो भी चीज़ें अफेक्ट हो रही है उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हो। आपको इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं डालना है, आपको एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन को ध्यान में रख के चलना होगा। आपको कुछ ऐसा नहीं करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे थ्रो आउट नहीं करना है जिससे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो। देन पर्सनल पॉलिसीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे आ जाता है personal policies related to reduce carbon footprints and promote sustainability within the organization। आपको कार्बन फुटप्रिंट्स को जो है रिड्यूस करना होगा। जो पीछे से आपने गलतियां की है उनको आपको इरेज करना होगा। जो आपसे गलतियां हो चुकी है, खैर वो तो हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो चुका है, आपको अब वहाँ से उसको स्टॉप करके आगे से ध्यान रखना होगा। इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। देन कंज्यूमरिज्म आ जाता है, इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमरिज्म बेसिकली आजकल का आपका जो कस्टमर है, आपका जो कंज्यूमर है प्रोडक्ट का, वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और उनको वो डिमांड करते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको पर्टिकुलरली करते रहना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदे में रहेगी। यहाँ पे भी आपको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लेके चलनी होगी। देन इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का ही है, दैट इज नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का लाइक टैक्सेशन, ट्रेड रेगुलेशंस एंड लेबर लॉज का आपको ध्यान रख के चलना होगा सो दैट आपको कोई ऐसा चैलेंज फेस ना करना पड़े। ये चैलेंजेस बेसिकली आते हैं बट आपको इनको टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना है। देन आ जाते हैं कंक्लूजन एक बार आप खुद रीड कर लीजिएगा। इतना ही था ये चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।